एक और एग्जाम्पल जो है इनहेरिटेंस की, वो है मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स जो है, इसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो है वो कंट्रोल होगा एक तो न्यूक्लियर जीन से, जिसको हम जेनेटिक कंट्रोल कहते हैं। तो फिनोटाइप मेल स्टेरिलिटी का कंट्रोल होगा एक तो जीन्स द्वारा, न्यूक्लियर जीन्स द्वारा, दूसरे प्लाज्मा जीन्स द्वारा, और तीसरे पहले दोनों के द्वारा। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले लेते हैं हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब ये जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये सिंगल जीन से कंट्रोल होता है। तो स्टेरिलिटी वाली जो है जीन जो है वो रिसेसिव है, और फर्टिलिटी वाली जो है वो डोमिनेंट है। तो जो मेल स्टेरिलिटी जो है वो सिंगल जीन जो है जो रिसेसिव है उससे कंट्रोल होगी। और इस में जो F1 जनरेशन होगी वो मेल फर्टाइल होगी। जो जीन होगा वो फर्टिलिटी वाला कैरी होगा, डोमिनेंट है। और जो F2 जनरेशन है उसमें फर्टाइल और स्ट्राइल का रेशियो 3:1 होगा। अब इस एग्जांपल से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस नहीं है। हम इस एग्जांपल में लेंगे ऐसा जीन फीमेल में जो कि स्टेरिलिटी के लिए है। सिंगल रिसेसिव जीन जो है वो उसको कंट्रोल करती है। इसको हमने डबल स्मॉल एम से किया, और फर्टिलिटी वाले को जो डोमिनेंट है वो कैपिटल एम, ये पेरेंट्स हो गए, और ये बन गया F1 जनरेशन जो है वो ये मेल फर्टाइल है, क्योंकि इसमें कैपिटल एम है, डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। ये हमने फीमेल लिया हुआ है और ये मेल है। तो अगर, क्योंकि ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, तो फीमेल को स्टेरिल बना लिया और मेल को फर्टाइल लिया। तो जो रिजल्ट है वो है मेल फर्टाइल F1 जनरेशन में। अगर ये नॉन क्रोमोसोमल होता तो ये मेल स्ट्राइल होना था, लेकिन क्योंकि ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है तो ये मेल फर्टाइल वाला हुआ। अब इसको हमने क्रॉस किया F1 जनरेशन को, तो हमारे पास आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेल है, ये फीमेल है, और ये सारे के सारे मेल फर्टाइल हैं। तो ये कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, और स्मॉल एम, स्मॉल एम। तो इसको हम 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं। तो जो नंबर 1 है वो है कैपिटल एम, 2 और 3 जो हैं वो कैपिटल एम स्मॉल एम है, और एक जो है वो 4 नंबर जो है वो स्मॉल एम वाला है। तो कैपिटल एम वाला जो हो गया वो मेल फर्टाइल, ये भी
क्योंकि कैपिटल एम है मेल फर्टाइल और ये स्मॉल एम है तो ये मेल। तो हमारे पास फर्टाइल 3 फर्टाइल हो गए और एक जो है वो स्ट्राइल हो गया। 3:1 का रेशियो हुआ। टिपिकल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेल स्टेरिलिटी जो है ये क्रोमोसोम्स के थ्रू आई है जो कि न्यूक्लियर है। अगर ये साइटोप्लाज्म के थ्रू होती तो जो फीमेल वाला जो है, जो हमने पेरेंट्स लिए थे, वो लिया था हमने मेल स्टेराइल। तो F1 जनरेशन स्टेराइल होनी थी, मेल स्टेराइल वाला होना था। और F2 में भी जो इस तरह का वो फीमेल होना था वैसा ही होना था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनहेरिटेंस है मेल स्टेरिलिटी की, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ना कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब दूसरा जो है वो है प्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS। अब इस केस में क्या होगा कि जिस तरह का फीमेल होगा वैसी ही इनहेरिटेंस जो होगी वो F1 जनरेशन में होगी। तो जो ये जो है मेज और ऐसे कई प्लांट्स में जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो अकर करती है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो फीमेल है ये मेल स्टेराइल वाला है और जो मेल है वो मेल फर्टाइल वाला है। अक्रेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक है, तो इसको हम साइटोप्लाज्म में लिखेंगे S और इसको लिखेंगे हम F। और अब जो F1 जनरेशन बनेगी इसमें रिजल्ट जो होगा वो होगा ये S होगा, क्योंकि जो फीमेल वाला जो गैमीट है वो प्रोवाइड किया है मेल स्टेराइल वाले फैक्टर वाला जो है किया है। तो ये और क्योंकि जो मेल गैमीट है उसकी साइटोप्लाज्मिक कंट्रीब्यूशन जो है वो निग्लिजिबल है, इसलिए जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो मेल गैमीट का होगा और उसमें ये स्टेरिलिटी का फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। इसलिए जो F1 जनरेशन होगी ये मेल स्टेराइल होगी, इसमें वो फैक्टर जो है वो। अब हम F1 जनरेशन का जो मेल स्टेराइल है उसको हम बैक क्रॉस करेंगे और ये मेल फर्टाइल वाला है और ये मेल स्टेराइल वाला है। जो F2 जनरेशन होगी उसमें फिर जो इसमें साइटोप्लाज्म आ रहा है वो फिर फीमेल का साइटोप्लाज्म आएगा वो, और वो स्टेरिलिटी वाला है, इसलिए F2 भी जो है वो मेल स्टेरिलिटी वाली होगी। तो इस केस में
जो भी फैक्टर फीमेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट होगा, इनहेरिट होगा, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी वाला फैक्टर इसमें प्रेजेंट था, फीमेल वाले में इसका साइटोप्लाज्म जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और जब ये कंट्रीब्यूट करेगा तो रिजल्ट जो आएगा फर्स्ट जनरेशन में वो आएगा मेल स्टेराइल वाली जनरेशन होगी, प्रोजनी होगी, क्योंकि ये मेल फर्टाइल है जिसका साइटोप्लाज्म जो है वो नेग्लिजिबली कंट्रीब्यूट होता है, जाइगोट जब बनता है सिर्फ न्यूक्लियस ही कंट्रीब्यूट होगा। अब जब ये F1 जनरेशन को हम बैक क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस का मतलब है F1 जनरेशन को पेरेंट टाइप से क्रॉस करते हैं, तो पेरेंट टाइप हमारे पास मेल फर्टिलिटी वाला मेल था, उससे हम इसको क्रॉस करेंगे मेल स्टेराइल फीमेल को। अब क्योंकि इसमें भी मेल स्टेरिलिटी वाला फैक्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और फीमेल में है, तो जो F2 जनरेशन आएगी उसमें भी मेल स्टेराइल वाला फैक्टर ही प्रेजेंट होगा, तो ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो गई, इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट वन जिसको हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। तो जो तीसरा जो मेल स्टेरिलिटी में जो एस्पेक्ट है वो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट्स में जो मेल स्टेरिलिटी जो है उसका कंट्रोल साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन अगर एक रिस्टोरर जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो तो जो स्टेरिलिटी जो है वो रिवर्स होके फर्टिलिटी हो जाएगी, फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो मेल स्टेरिलिटी जो है वो साइटोप्लाज्मिक है, लेकिन जेनेटिक दो हैं, जेनेटिक है, एक रिस्टोरर जीन जो है वो फर्टिलिटी को मेंटेन कर देगी। साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी वाला ये फैक्टर है, लेकिन अगर न्यूक्लियस में जीन हो, रिस्टोरर जीन हो, तो फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, इसलिए उसको रिस्टोरर जीन कहते हैं। ऐसे केसेस में अगर फीमेल जो है वो स्टेरिलिटी वाला मेल स्टेराइल हो तो प्रोजनी एज ए रूल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण जो प्रोजनी होनी थी वो मेल स्टेराइल वाली ही होनी थी, लेकिन जो जेनेटिक कंट्रोल है, जो जीन है रिस्टोरर जीन जो है वो प्रेजेंट है, और वो रिस्टोरर जीन जो है उसको हम डिपिक्ट करेंगे स्मॉल r से, ये रिसेसिव जीन है। अब अगर ये मेल फीमेल गैमीट जो है मेल स्टेराइल वाला जिसमें स्मॉल r वाले रिसेसिव जीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करवाया जाता है एक ऐसे मेल गैमीट से जो कि मेल फर्टाइल है और साथ साथ इसमें डोमिनेंट जीन जो हैं रिस्टोरर जीन जो है वो प्रेजेंट है,
न्यूक्लियस में। तो ये मेल फर्टाइल वाला है और इसमें रिस्टोरर जीन जो है वो प्रेजेंट है। अब इसका जो F1 जनरेशन बनेगी वो बनेगी R और R वाली, हेटेरोजाइगस हो गया। अब क्योंकि स्टेरिलिटी वाला फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसलिए ये S इसमें होगा। अब एज ए रूल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण क्योंकि ये S प्रेजेंट है, मेल स्टेरिलिटी वाला फैक्टर है, इसलिए ये F1 जनरेशन जो है वो मेल स्ट्राइल होनी थी। लेकिन जो RR कैपिटल R जो है ये रिस्टोरर जीन इसमें प्रेजेंट है, ये हेटेरोजाइगस है, इसलिए F1 जनरेशन जो होगी वो मेल फर्टाइल होगी, जैसा कि मेल गैमीट है, ना कि मेल स्ट्राइल होगी जैसा कि फीमेल गैमीट है। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक भी है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन जो है जिसको हम रिस्टोरर जीन कहते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। इसलिए ये साइटोप्लाज्म तो स्ट्राइल वाला है, लेकिन रिस्टोरर जीन जो है इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर रहा है, इसलिए जो F1 जनरेशन होगी वो मेल फर्टाइल होगी। अब अगर इस मेल फर्टाइल F1 जनरेशन को अगर क्रॉस किया जाए मेल फर्टाइल के साथ, लेकिन उसमें जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो ये फीमेल और ये मेल फर्टाइल है F1 जनरेशन, और इसको टेस्ट क्रॉस किया, ये मेल वाला है, ये मेल फर्टाइल, लेकिन इसमें रिस्टोरर जीन जो है वो रिसेसिव है। तो इसमें जो होगा तो इसका जो बैक क्रॉस किया, इसकी जो जनरेशन आएगी F1 जनरेशन आएगी वो आएगी, ये तो होगा मेल फर्टाइल क्योंकि इसमें रिस्टोरर जीन जो है वो प्रेजेंट है कैपिटल R, लेकिन ये जो बना इंडिविजुअल, ये जो होगा ये मेल फर्टाइल की बजाय ये मेल स्ट्राइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिस्टोरर जीन है वो रिसेसिव है, तो ये उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% जो F1 जनरेशन बैक क्रॉस इससे टेस्ट क्रॉस से हुई, ये तो होगी मेल फर्टाइल, और 50% जो होगी वो मेल स्ट्राइल होगी। 4 तरह के साइटोप्लाज्म जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। एक तो नॉर्मल साइटोप्लाज्म है, एक टेक्सस है, और एक स्टेरिलिटी वाला है। इनमें से अगर ये 3 तरह का साइटोप्लाज्म हो तो रिस्टोरर जीन जो है वो फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकती है, लेकिन
जो ये टी वाला है, अगर साइटोप्लाज्म ये वाला होगा तो रिस्टोरर जीन जो है आरजी, ये रिवर्सल नहीं कर पाएगी। तो अगली एग्जांपल जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस की है, वो है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है और फंजाई की तरह एल्गी में भी सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होती। कौन मेल है कौन फीमेल है ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन इनमें मेटिंग टाइप्स होती हैं। टाइप्स जो हैं वो दो हैं। एक को हम मेटिंग टाइप प्लस से डिनोट करते हैं और दूसरे को मेटिंग टाइप माइनस से डिनोट करते हैं। और जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो ये प्लस और माइनस मेटिंग टाइप्स के बीच में ही होगी। अब ये जो मेटिंग टाइप्स है ये एक सिंगल लोकस पे जीन जो है वो डिटरमिन करता है कि ये प्लस वाला होगा या ये माइनस वाला होगा। अब ये जो मेटिंग टाइप्स हैं ये फिनोटाइपिकली सिमिलर हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट हैं, इसलिए इनको हेटेरोथैलिक कहते हैं, जिसका मतलब है डिफरेंट बॉडी। तो रूथ सैगर ने 1954 में क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डी में इनहेरिटेंस स्टडी की और वो इनहेरिटेंस थी स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी के लिए। कुछ क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव हैं। वैसे ही उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट हैं। तो हमारे पास दो तरह के क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डी हुए। एक तो मेटिंग टाइप के हिसाब से प्लस माइनस वाले, और दूसरे जो हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के हिसाब से कुछ सेंसिटिव हैं। तो इसको हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, और दूसरे जो हैं वो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं SMR से। SM फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और R फॉर रेजिस्टेंट और S फॉर सेंसिटिविटी। अब जब रूथ ने इनकी इनहेरिटेंस स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस के हिसाब से देखी, जैसे ड्रोसोफिला में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड रेजिस्टेंट हैं, वैसे ही क्लेमाइडोमोनास की जब सेंसिटिविटी के हिसाब से की तो उसने मेटिंग टाइप प्लस और स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव इनको मेट करवाया मेटिंग टाइप नेगेटिव और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट से। जो प्रोजनी बनी वो सारे के सारी स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव थी। तो प्रोजनी जो थी वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव थी। और जब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस देखा तो उसमें प्लस वाला स्ट्रेन और रेजिस्टेंट और MT माइनस SMS, और इसकी जब प्रोजनी देखी ये सारी की सारी प्रोजनी जो थी वो
रेजिस्टेंट थी। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो रूथ ने जब ऑब्जर्व किया, वो जो मेटिंग टाइप प्लस जो थी उसके थ्रू आ रहा था। मेटिंग टाइप प्लस सेंसिटिव, प्रोजनी सेंसिटिव, मेटिंग टाइप प्लस सेंसिटिविटी की जगह ये रेजिस्टेंट हो गया और प्रोजनी जो थी वो रेजिस्टेंट हुई। तो रूथ ने एक चीज़ तो ये डिराइव की कि ये जो मेटिंग टाइप प्लस जिनको नाम दिया गया, ये इनको हम सेक्सुअली फीमेल कंसीडर कर सकते हैं। तो मेटिंग टाइप प्लस जो है इसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे, और क्योंकि इसमें जो इनहेरिटेंस है सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंट का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, वो इस मेटिंग टाइप प्लस के थ्रू जा रहा है, तो एक तो ये मेटिंग टाइप प्लस जो है उसको हम फीमेल मान लेंगे, और ये रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में होते हैं। इसलिए ये एक क्लियर कट केस है क्लेमाइडोमोनास रिन हार्डी का। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए ये क्लियर कट केस है साइटोप्लाज्मिक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, नॉन न्यूक्लियर और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का। जैसे बाकी एग्जांपल ली थी, तो ये भी जो है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का जो है वो केस है क्लेमाइडोमोनास रिन हार्डी में भी। एक और एग्जांपल जो इसके लिए लेंगे वो है मदर फैक्टर इन माइस। माइस में खूब सारे स्ट्रेन ऐसे हैं जिनमें फीमेल जो है वो ससेप्टिबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जो फीमेल है वो काफ़ी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ससेप्टिबल है। अब जब इन फीमेल को नॉर्मल मेल के साथ मेट किया गया, ऐसी फीमेल जो ससेप्टिबल थी उनकी सारी की सारी प्रोजनी जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल थी। दूसरी तरफ जो ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट फीमेल्स थी उनकी जो प्रोजनी आई वो ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल नहीं थी, वो रेजिस्टेंट थी। उसके बाद ये जो ब्रेस्ट ससेप्टिबल माइस हैं, फीमेल जो हैं, जब उनको ऐसे लीटर जो बच्चे थे फीड करने के लिए दिए गए जो कि नॉर्मल मदर्स के बच्चे थे, तो जो उनकी वो जो प्रोजनी नॉन कैंसर ससेप्टिबल जो फीमेल्स थी, उनकी प्रोजनी को जब फीमेल ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल फीमेल्स के दूध पर फीड किया गया, तो रिजल्ट जो था वो हैरानी वाला था। और वो रिजल्ट था कि जब ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल मदर्स नॉर्मल मदर्स के बच्चों को फीड करती हैं, दूध पिलाती हैं, तो वो बच्चे जो फीमेल्स हैं उनमें से वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ससेप्टिबल हो जाती हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल हैं, इनकी जो प्रोजनी थी वो ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल आई, और ऐसी फीमेल्स जो रेजिस्टेंट थी ब्रेस्ट कैंसर के लिए,
उनकी प्रोजनी जो थी वो रेजिस्टेंट आई ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब जब इन फीमेल के बच्चे जो रेजिस्टेंट थे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इनको इनकी मदर ने जब फीड किया तो ये बच्चे जो नॉर्मल थे, फीमेल जो थी वो ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल जो हैं वो हो गई। तो मिल्क जो था ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल का जब फीड किया गया प्रोजनी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंट फीमेल्स के, तो ये जो प्रोजनी थी ये बेसिकली तो फीमेल जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेजिस्टेंट हैं, लेकिन ये प्रोजनी जब इन मदर्स का दूध पीती है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल हो गई। मदर जो थी ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल हो गई, और इससे जो रिजल्ट डिराइव किया गया वो था कि ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबल फीमेल जो हैं उनके दूध में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि इन बच्चों को जब दिया गया और इनकी बॉडी में गया तो ये रेजिस्टेंट की बजाय वो ससेप्टिबल हो गई। और ये जो फैक्टर था, मिल्क फैक्टर जो था, ये जो मिल्क फैक्टर था वो ससेप्टिबल के मिल्क में था, बॉडी में था, इसलिए वो डीएनए वाला जो कंटेंट था वो मिल्क के थ्रू जब पास किया रेजिस्टेंट फीमेल्स में तो उनमें भी वो ब्रेस्ट कैंसर जो हो गया। तो इसको कहते हैं, ये जो फैक्टर जो है वायरस लाइक फैक्टर जो है वो मिल्क के थ्रू रेजिस्टेंट फीमेल्स में गया, इसलिए इसको कहते हैं मदर फैक्टर या मिल्क फैक्टर। और ये जो इनहेरिटेंस हुई क्योंकि वो फीमेल से फीमेल को हुई, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं।